Okay, so friends, let us start with the family of quadrilaterals in straight line. मतलब ये चीज it is very necessary to understand, get the concrete understanding of what is a parallelogram, what are the properties of parallelogram, rhombus, rectangle, square, trapezium, kite, cyclic quadrilateral. जो मैंने ये सब नाम बोले, these all are these all come under the category of the convex figures. तो ये सारी फैमिली के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। फैमिली के अंदर में इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किन के बारे में कहा मैंने? लेट मी राइट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम में हम बात करने वाले हैं किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल की भी बात करेंगे, रोम्बस की भी बात करेंगे, और फिर फाइनली स्क्वायर की बात करेंगे। रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में तो होती ही होती हैं। ठीक है ना? तो बिकॉज एवरी स्क्वायर कैन बी सेड एज अ rectangle, but every rectangle cannot be said as a square. Same holds true for the rhombus as well. फिर हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। ठीक है ना? विल टॉक अबाउट द वर्ड ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के अंदर में हम बात करेंगे आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्रेपीजियम की भी। इक्विलेटरल ट्रेपीजियम की भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे किसकी? काइट की। काइट, पतंग जानते हैं ना? काइट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम जरूर बात करेंगे आखिरी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। किसकी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वैसे आपको बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी की ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और ये सारी चीजें कम्स अंडर द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। दे ऑल कम अंडर द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक तरीके से ये फैमिली चार्ट बन गया फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का। और ये सारी की सारी कॉन्वेक्स फिगर्स होती हैं, और पहली वीडियो के अंदर हम कॉन्वेक्स फिगर्स के बारे में बात कर चुके हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मतलब होता क्या है, राइट दोस्तों? तो चलिए, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशंस प्राइमरीली विद दी व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। आई एम श्योर आपको इसमें से काफी चीजें मालूम होंगी, लेकिन जस्ट टू टेल यू all the properties related to which are relevant to us from the perspective of JEE in the chapter straight line. ठीक है ना? सो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में अपन बात करेंगे। सो हियर इज द पैरेललोग्राम, राइट? तो पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये अपन जानते हैं सारे के सारे कि इस तरीके से बनाया जाएगा एक पैरेललोग्राम, राइट? दिस वन, ओके, एंड दिस वन, एंड जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना। ठीक है, अब मैं अगर ए सी को ज्वाइन कर दूंगा, मतलब दिस इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए सी, एंड द अनदर डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज बी डी। करेक्ट है दोस्तों? ए सी और बी डी अपने को ये डायगोनल्स मिल गई। लेट अस से कि ए सी डायगोनल की लेंथ मैंने D1 मानी और बी डी डायगोनल की लेंथ मैंने D2 मानी। ठीक है, ओके, वंडरफुल। तो हम जानते हैं कि ये लेंथ अगर ए है तो ये भी लेंथ ए है, करेक्ट? और सिमिलरली अगर ये लेंथ बी है तो ये भी लेंथ बी ही है, राइट दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ये दोनों साइड लेंथ्स बराबर है और ये दोनों साइड लेंथ्स बराबर हैं। ठीक है ना? और ये एक प्रॉपर्टी इसकी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, और ये तीसरी बात मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो D1 है और D2 है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को at their point of intersection. Let us say the point of intersection is O, right? And if I say this angle is phi, तो अगर ये एंगल phi है
तो जो एरिया होता है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन ऑफ द एंगल कंटेन्ड बिटवीन द टू डायगोनल्स यानी फाई। तो हाफ ऑफ d1 d2 साइन फाई ये हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया, यहां तक बात समझ में आती है। अब अगर दोस्तों मैं ये वाला एंगल को थीटा मानता हूँ, इस एंगल को थीटा मानता हूँ AD और AB के बीच में, ठीक है, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ D पॉइंट से AB लेंथ के ऊपर, AB साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, लेटस से ये रहा, और लेटस से दोस्तों इस पॉइंट का नाम D डैश रख दिया। D डैश इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम D ऑन द साइड AB, राइट। एंड सिमिलरली मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करा बी से ड्रॉप किया, किसके ऊपर ड्रॉप किया, AD के ऊपर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया B डैश, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो D डैश है उसकी लेंथ लेटस से P1 है, क्योंकि वो बेसिकली इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस AB एंड CD। AB और CD के बीच में दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो P1 है, और इसी तरह B डैश को हमने लेटस से P2 माना। क्या माना, P2। ये इन दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी, BC और AD के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इन सब का क्या यूज करना है, आइए दोस्तों एक एक करके अपन लोग बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABD। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जो ट्राइंगल ABD है, ध्यान से देखिएगा, और ट्राइंगल ACD है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू A लेंथ इंटू B लेंथ इंटू द साइन ऑफ द एंगल कंटेन्ड बिटवीन देम यानी साइन थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी एरिया की वैल्यू आ गई AB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ्स A एंड B, राइट दोस्तों। तो ये एरिया का फॉर्मूला आ गया पैरेललोग्राम का इन टर्म्स ऑफ द साइड लेंथ्स AB एंड द एंगल कंटेन्ड बिटवीन देम। इन अ सिमिलर मैनर दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आप फिगर में देखें ध्यान से, ट्राइंगल ADD डैश को अगर मैं कंसिडर करूं, ADD डैश को कंसिडर करूं, ये रहा A, ये रहा D, ये रहा D डैश, इसको कंसिडर करूं, तो इसके अंदर में कैन आई से P1 अपॉन B इज साइन थीटा, P1 डिवाइडेड बाय B इज साइन थीटा। एम आई राइट, ये बात समझ में आ रही है, P1 अपॉन B इज साइन थीटा, यानी P1 इज इक्वल टू B साइन थीटा, या फिर आप ऐसा कह दें कि B की वैल्यू आ गई P1 इंटू कॉसेक ऑफ थीटा। ठीक है ना। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं ट्राइंगल ABB डैश को देखूं, ध्यान से देखें, ट्राइंगल ABB डैश, A ये रहा, B ये रहा, B डैश ये रहा, B डैश की लेंथ P2 है, तो P2 अपॉन A आ जाएगा साइन थीटा। P2 divided by A will be equal to sin theta, and as a result दोस्तों जो A है उसकी वैल्यू P2 cosec थीटा आ चुकी, P2 cosec थीटा आ चुकी। अभी हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम का एरिया A और B और थीटा के बीच में निकाला था, तो अब वहीं पर A और B की वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी रिटन एज, कितना आ जाएगा, A की जगह पर P2 cosec थीटा, B की जगह पर P1 cosec थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा cosec थीटा से कट जाएगा, तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू cosec थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स between the two lines, between the two adjacent sides of the parallelogram। इन दोनों के बीच में AB और CD के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है, AD और BC के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, राइट। और थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ्स A एंड B, करेक्ट है।
चलिए बहुत बढ़िया। और सिंपल एरिया अगर हम निकालना चाहें, ये तो हम जानते ही हैं सारे के सारे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोला गया है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो यानी नटशेल में बात ये रही, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने का एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, तीसरा ये तरीका है, चौथा ये तरीका। अब सवाल पे वेरी करेगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप ये फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम विच आर रेलेवेंट फॉर अस एंड वी नीड टू नो देम, राइट। चलिए, अब पैरेललोग्राम के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगल क्या है? एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, है ना। स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल। तो यहाँ पर अपन जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर में ये है, अगर एक रेक्टेंगल है मान लो ये, ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक। और जो डायगोनल्स हैं D1 जो है ना, वो D2 के इक्वल आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर इसको मैं इससे ज्वाइन करूँगा या मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा, ये डायगोनल्स बराबर आएंगी, क्योंकि ये L है और ये B है। जो D1 है इज इक्वल्स टू D2 आएगा, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा पाइथागोरस से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी डायगोनल्स जो हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जब हमने कहा कि ये एक स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो यहाँ भी डाइसेक्ट करती हैं, राइट। आई एम श्योर ये बात भी अपने को समझ में आ गई। रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टीज होती है अपने काम की, एंड दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम में। एक और हमने जैसे स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम में सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करी, फिर स्पेशल केस में हम बात करेंगे दूसरी, किसकी बात करेंगे? दूसरी हम बात करेंगे रोम्बस की। किसकी बात करेंगे? रोम्बस की। दिस इज ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अंदर में अगर, पैरेललोग्राम के अंदर में अगर ए और बी बराबर हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए, देन द पैरेललोग्राम बिकम्स अ रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाएगा। और जो पैरेललोग्राम में हमने बात करी थी, यहाँ पर इस केस में जो P1 है और P2 बराबर हो जाएगा। P1 P2 कौन सा? द वन वी टुक हेयर। कि P1 क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बिटवीन AB एंड CD, और P2 क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन BC एंड BD, BC एंड AD। तो P1 P2 यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों बराबर है। ये बात समझ में आती है। और दोस्तों, जो डायगोनल 1 है डायगोनल 2 के परपेंडिकुलर होगी, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये रोम्बस के अंदर में होता है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। रोम्बस की शेप आपके सामने ये आ गई, दिस वन और दिस वन एंड दिस वन। यानी समझ आई बात ये मेरी, कि ए बी सी और डी, यानी इन दोनों को ज्वाइन करें और इन दोनों को ज्वाइन करें डायगोनल्स को, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो आपस में करती हैं, ये तो है ही है, ये और ये तो है ही है, लेकिन आपस में 90 डिग्री का एंगल भी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट जो करती हैं वो तो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, और स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है ये। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रोम्बस में तो आती हैं, और ये तीनों लेंथ्स, ये सारी लेंथ्स यानी ये सारी की सारी बराबर होती है। इन सबको आप ए मान सकते हैं लेटस से। ये लेंथ आपने ए मान लिया लेटस से। समझ में आ गई बात दोस्तों? सही है, बहुत बढ़िया। अब D1 और D2, जो D1 और D2 है, D1 D2 मे नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और नॉट बी इक्वल, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म यहाँ पर नहीं हो सकता। हो भी सकती है बराबर और नहीं भी हो सकते। D1 D2 क्या है? डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। D1 हमने लेटस से हमने AC को मान लिया, और ये हमने लेटस से
बी डी को मान लिया, डायगोनल्स की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब एरिया रोम्बस का अगर आप निकालेंगे तो हाफ ऑफ D1 इंटू D2 इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यहाँ फाई यानी वो 90 डिग्री हो गया, तो यानी आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ D1 इंटू D2 आ जाएगा। ये बात समझ आई? ये तो हुआ एरिया इन टर्म्स ऑफ द डायगोनल्स। इसी तरह एरिया की बात करूं इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, एरिया की बात करूं इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा होता है। अब ए और बी तो बराबर है, तो ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा जब मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं। इस एंगल को क्या बोल रहा हूं? थीटा, क्योंकि एंगल क्या है? थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ईदर अ rhombus और अ पैरेललोग्राम, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक, तो एज अ रिजल्ट दोस्तों यहां से ए स्क्वायर साइन थीटा इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर हम P1 P2 को बराबर मान रहे हैं यानी P मान रहे हैं, तो परपेंडिकुलर की टर्म्स में वहां पर क्या था? P1 P2 कोसेक थीटा था। याद करो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? P1 P2 कोसेक थीटा पढ़ा था। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर कॉसेक थीटा, ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ द रोम्बस हो जाएगा। आई एम श्योर यहां तक अपने को सारी बातें समझ में आई रिलेटेड टू दी रोम्बस। रोम्बस से रिलेटेड हमें सारी बातें समझ में आएगी। और एक और बात, रोम्बस के अंदर में डायगोनल्स जो है रोम्बस में वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। वर्टेक्स एंगल ये रहा, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है ना? कारण क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल से आप लोग ये चीजें प्रूव कर सकते हैं। राइट दोस्तों, चलिए अब ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात हमने किसके बारे में बात करनी है? स्क्वायर के बारे में बात करनी है। तो स्क्वायर के अंदर में नो डाउट ये भी एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर में होल्ड ट्रू करती ही करती हैं। यानी यहां पर जो डायगोनल D1 है वो D2 के बराबर होगी। ठीक है ना? और डायगोनल्स और मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट एग्जिबिट्स, मैं लिख दे रहा हूं ये बात में, इट एग्जिबिट्स all the properties of a rhombus। खत्म बात। ठीक है ना? ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। ये पता ही अपने को स्क्वायर के अंदर में, ये मुझे बताने की कोई भी बात और ज़रूरत आई एम श्योर नहीं है। राइट, ये एंगल 90 90 90 90 और ये डायगोनल लेंथ सारी यहाँ बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना? डायगोनल लेंथ भी बराबर हो जाएंगी। करेक्ट है दोस्तों? डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी एंड ऑल सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो सही है, यहां तक अपने को सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, सारी बातें समझ में आ गई है। तो एवरी स्क्वायर मे नॉट बी अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, क्योंकि उन सारे प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर तो एग्जिबिट करता ही करता है। राइट, अब फैमिली ऑफ क्वाड्रेटर में पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली। अब अगला टर्न आता है किसका? ट्रेपीजियम का। किसका टर्न आता है? ट्रेपीजियम का। तो दोस्तों आइए ट्रेपीजियम रिलेटेड बात भी कर लेते हैं। अब ट्रेपीजियम रिलेटेड बात करें अगर, तो ट्रेपीजियम की शेप ऐसी कुछ हो जाएगी, ध्यान से सुने। वन ऑफ द पॉसिबल केस इज दिस वन, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम हमने बना लिया। लेटर से ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया और ये डी पॉइंट माना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ द opposite sides, exactly one pair of the opposite sides is parallel and the other being not parallel, being या unparallel या not parallel, whatever you want to say, not parallel लिख लें आप इसको। ठीक है ना? यानी ध्यान से देख रहे हो आप कि ए बी जो है
वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। राइट दोस्तों, ये प्रॉपर्टी है एक तो, ठीक है ना। और ये साइड लेंथ आप 1 मिनट के लिए ए मान लें, इस साइड लेंथ को आप बी मान लें। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ए बी के ऊपर, लेटस से ये रहा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ए बी के ऊपर, फिर से लेटस से ये रहा। यहाँ तक समझ में आई बात है दोस्तों? सही है। और लेटस से दोस्तों इस एंगल को हम लोग θ1 मान लें और इस एंगल को हम लोग θ2 मान लें, और इनके बीच में जो दो लाइन्स है पैरेलल, इनके बीच में हाइट को h मान लें। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो AD और BC है, AD एंड BC, AD एंड BC, इनको हम कहते हैं, दीज आर नोन एज दी लेग्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, लेग्स ऑफ अ ट्रेपीजियम कहा जाता है। AD एंड BC आर नोन एज द लेग्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। और तीसरी बात, θ1 एंड θ2 को क्या कहा जाता है? बेस एंगल्स। क्या कहा जाता है? बेस एंगल्स। और अगली बात, अगर θ1 θ2 के बराबर है, इफ θ1 θ2 के बराबर है, तो इसका मतलब जो AD है वो BC के बराबर होएगा, यानी लेग्स बराबर हो गई लेंथ, यानी ऐसे ट्रेपीजियम को कहा जाता है आइसोसेलेस, या फिर एक और नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एक और नाम है इक्विलैटरल ट्रेपीजियम। इक्विलैटरल ट्रेपीजियम भी कहा जाता है अगर बेस एंगल्स बराबर हो, या यूं कहूं लेग्स बराबर हो। अगली बात, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड एज द मीडियन। यानी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने, AD का जो मिड पॉइंट है, BC का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, लेटस से PQ, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो इस PQ को क्या कहा जाएगा? PQ को कहा जाएगा मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। आई एम श्योर ये बात समझ में आई। सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोग को बता दी कि P जो है मिड पॉइंट है AD का, और Q जो है मिड पॉइंट है BC का, PQ को ज्वाइन करेंगे तो उसको मीडियन कहा जाता है। राइट दोस्तों। और अगली बात अगर मैं करूं, इस मीडियन की लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन की अगर लेंथ की बात करी जाए दोस्तों, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो आएगी लेंथ A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। A प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। A जहां पर AB की लेंथ है, B जहां पर DC की लेंथ है या CD की लेंथ है। ठीक है दोस्तों। और आखिरी बात रिलेटेड टू द ट्रेपीजियम इज एरिया। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इसका हो जाएगा हाफ ऑफ H टाइम्स ऑफ A प्लस बी। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट आपके लिए लिख दे रहा हूं। हाफ ऑफ H टाइम्स ऑफ A प्लस बी, यानी एरिया जो बनेगा वो बनेगा मीडियन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। मीडियन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। आई एम श्योर दोस्तों ट्रेपीजियम में सारी बातें, ये हमने 6 to 7 पॉइंट्स जो पढ़े, these are more than sufficient to make you understand what are the relevant things for the trapezium. राइट दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगली बात पे आते हैं। ट्रेपीजियम की बात खत्म, अब बात करते हैं हम लोग काइट के बारे में। काइट यानी पतंग के बारे में। पतंग के बारे में बात करते हैं। नो डाउट पतंग आपने बहुत बार उड़ाई होगी, ठीक है, तो लेकिन पतंग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ लेते हैं दोस्तों। पतंग इस तरीके की कुछ शेप होती है, दिस वन एंड दिस वन, एम आई राइट? ये छोटा पतंग बना दिया मैंने, है ना। आई एम श्योर आप लोगों ने, अधिकतर बच्चों ने ये पतंग उड़ाई होगी, नहीं उड़ाई होगी तो उड़ा करके देखिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में वहां भी जानकारी उड़ाते हुए मिल जाए। राइट, चलिए, तो A B C D ये पतंग के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने, मतलब पॉइंट्स मान लिए, इनका नामकरण कर दिया। अब आप सबके लिए बता दूं कि ये जो डायगोनल्स होती हैं पतंग में, काइट में परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है डायगोनल्स। D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। मान लो मैंने CD को माना D,
सी मान लो मैंने बी डी को माना, बी डी को माना लेटस से D1 और AC को माना लेटस से D2, तो जो D1 है परपेंडिकुलर रहेगा D2 के। ठीक है दोस्तों, ओके, यहाँ तक बात समझ आती है। और डायगोनल्स अनइक्वल होती है, डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू द डायगोनल 2, और exactly one diagonal exactly one diagonal divides the kite into two congruent triangles exactly एक डायगोनल डिवाइड करेगी, दूसरी नहीं, exactly एक डायगोनल डिवाइड करेगी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर में। ध्यान से देखें, जैसे कि डायगोनल D1 जो है, डायगोनल D1 यानी ABD ट्राइंगल जो है BCD के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली वन ऑफ द डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टेड और दूसरी बाइसेक्ट नहीं होगी। एग्जैक्टली वन ऑफ द डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टेड और दूसरी बाइसेक्ट नहीं होगी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और AD जो है वो DC के इक्वल है, ये लेंथ के बराबर है, और AB जो है दोस्तों वो BC के बराबर है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है काइट की। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक डायगोनल बाइसेक्ट होएगी और दूसरी नहीं होगी। जैसे फिगर को देख करके अगर बात करूं तो ये M पॉइंट मान लिया, तो AM जो है ना MC के बराबर आप मान सकते हैं, दूसरा नहीं। और इन सब के प्रूफ्स क्या हैं? वही कॉन्ग्रुएंट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स, राइट। तो काइट के बारे में इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट है। अब आखिरी बात जो हमने फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़नी है, दैट इज रिलेटेड टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है दोस्तों, सुनिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो दोस्तों ये कोई एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल लाई कर रहा है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि उसके चारों कॉर्नर्स, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स यानी A, B, C और D ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ कहूँगा अगर ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इसकी प्रॉपर्टी सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल C जो है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रॉपर्टी है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अब मैं छोटी सी एक दो बात आप लोगों के साथ अगर बताना चाहूं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम के बारे में बात करूं, कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, इट कैन बी यूज्ड, कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। अब ये कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या है दोस्तों, कि मान लो कोई एक सर्कल है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सर्कल, लेकिन ठीक है एक बेसिक प्रॉपर्टी में आती है बात, ये आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि मान लो एक कोड ये रही दिस वन, और एक दूसरी कोड ये रही लेट अस से दिस वन। ठीक है दोस्तों, ये दो कोड्स दे दी हम लोगों ने, और अगर हम कहें ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इन दोनों कोड्स का इंटरसेक्शन P पॉइंट पर हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कहती है AP मल्टीप्लाइड बाय PC इज इक्वल टू DP मल्टीप्लाइड बाय BP। यू गेटिंग माय पॉइंट? DP मल्टीप्लाइड बाय PB, AP इंटू PC, मतलब ये वाला पोर्शन इंटू ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन इंटू ये वाला पोर्शन। आया कैसे ये दोस्तों? मैं आप सबको बता दूं कि जो ट्राइंगल ADP है और ट्राइंगल BPC ये सिमिलर होंगे, ये इसका प्रूफ है, ये इसका क्या है? प्रूफ है। जो ऊपर प्रॉपर्टी हमने लिखी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि इसको ज्वाइन कर दो
इसको ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल ए पी डी और ट्राइंगल बी पी सी दोनों आपके पास सिमिलर आ जाएंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल्स है तो रेशियो ऑफ द साइड्स बराबर होता है और एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल होता है। यहां से ये बात आ जाएगी। याद रखने का सिंपल तरीका, जरूरी नहीं है कि जो पी पॉइंट है यानी कोड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है, दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, कि ये मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल हो। इट कैन बी एनीवेयर इनसाइड द सर्कल। तो ए पी इंटू पी सी इज इक्वल्स टू पी डी इंटू बी बी, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? सो दिस इज द कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम which can be used many a times while attempting the basic questions related to the straight line, or it may be in the circles also. तो आई एम श्योर दोस्तों यहां तक हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर में कॉन्वेक्स फिगर्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सारी बातें अपने को बहुत 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 अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। राइट?